नमस्ते बच्चों। चलिए आज हम सभी हिंदी में व्याकरण में पढ़ते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का मतलब होता है, विराम का अर्थ होता है रुकावट, रुकना, ठहरना, और चिन्ह मतलब आप जानते ही हैं निशान। तो बच्चों विराम चिन्ह हमें पढ़ते और लिखते समय इन विराम चिन्हों का बहुत ही उपयोग होता है। बच्चों विराम चिन्ह के बहुत सारे प्रकार हैं। तो बच्चों हम लोग ज़्यादातर उपयोग में आप देखते हैं कि हम लाते हैं पूर्ण विराम का उपयोग में लाते हैं। पूर्ण विराम जो है ये हम उपयोग में जब भी हमारा जो है ये पूर्ण विराम का देखिए चिन्ह यही है, पूर्ण का एक पाई की चिन्ह है। तो बच्चों ये जो विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, ये जब वाक्य को समाप्त कर दिया जाता है तब इसका उपयोग किया जाता है। इसी तरह से बच्चों है कि अल्प विराम। अल्प विराम के अंतर्गत विराम के जो है विराम चिन्ह जो है ये विराम चिन्ह का प्रकार है अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह का आप पहले से पढ़ते आए हैं, ये जो है कॉमा, इसको आप क्या कहते हैं, कॉमा। तो ये अल्प विराम है। इसका भी उपयोग जब हम कब करते हैं, जब हमें थोड़ा रुकना होता है। तो ये जो आपके पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, इसी तरह से बहुत सारे विराम हैं जो कोष्ठक, ये सब जो है आपको जो है आज मैं पढ़ाऊंगी। तो इनके बारे में चलिए हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों देखिए विराम चिन्ह। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? विराम का शाब्दिक अर्थ है रुकना या ठहरना। बोलने वाला अपने भावों व विचारों को व्यक्त करते समय, जब व्यक्त करते हैं यानी अपनी बातों को, भाव को और विचार को जब दर्शाते हैं, उस समय वाक्य के अंत में या कभी कभी बीच में ही सांस लेने के लिए रुकता है। जो बोलने वाला एक सांस में तो बच्चों बोलेगा नहीं, वो थोड़ी देर रुकेगा, ठहरेगा, थोड़ी थोड़ी देर बाद ही वो अपनी वाक्य पूरा करता है। इसे ही विराम कहते हैं। इस प्रकार की रुकावट या विराम सांस लेने के अतिरिक्त अर्थ की स्पष्टता यानी अर्थ को स्पष्ट करना यानी अर्थ को एकदम पूरी तरह से समझ लेने के लिए भी आवश्यक होता है। अब देखिए बच्चों विराम का अर्थ। विराम का अर्थ रुकना या ठहरना, अर्थात वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय, जब हम लिखते हैं उस समय या फिर बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। भाषा कैसी हो जाती है? स्पष्ट, सबको समझ में आने लगती है, जिसका अर्थ भी समझ में आता है और वो उसका क्या कहना चाहता है वो भाव भी समझ में आ जाता है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। अब देखिए बच्चों नीचे दिया है विराम चिन्ह के उदाहरण कैसे हैं। देखिए पहला मैंने बताया मोहन पढ़ रहा है। ये एक सामान्य सी सूचना है कि बता रही है कि मोहन अपना काम कर रहा है। उसके बाद आप देख रहे हैं पूर्ण विराम लगा हुआ है। फिर है दूसरा है ताजमहल किसने बनवाया। आप देख रहे हैं यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं है, अर्थात प्रश्न को पूछा गया है, इसलिए यहाँ इससे क्या चिन्ह से क्या पता लगता है कि प्रश्नवाचक का ये चिन्ह है। श्याम आया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पाई है और नीचे बिंदी है, यानी श्याम आया है, आश्चर्य का भाव है ना। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि कोई न कोई आश्चर्य की बात है, अर्थात श्याम आया है। अब देखिए विराम चिन्ह का प्रयोग कैसे करते हैं। विराम चिन्ह का प्रयोग, यदि विराम चिन्ह का वाक्य में अपने लिखते समय सही से प्रयोग न किया जाए, अगर सही स्पष्ट तरीके से हम प्रयोग न करें तो वाक्य अर्थहीन यानी वाक्य का कोई भी अर्थ नहीं रह पाता है और अस्पष्ट यानी कुछ समझ में नहीं आता है, या फिर एक दूसरे के वो विपरीत यानी उल्टे दिख समझ में आने लगते हैं। उदाहरण के लिए ये उदाहरण है बच्चों कुछ कि रोको, पहला है देखिए रोको मत जाने दो। आपको समझ में आ रहा है कि रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, है ना। उसको एकदम पूरा सिग्नल है कि रोको मत जाने दो।
अब देखिए दूसरे में, देखिए दूसरे वाक्य में कहा गया है रोको, रुका है ना अल्प विराम में, देखो मत जाने दो। अब यहाँ पर क्या बता रहा है दूसरे वाक्य में कि न जाने के बारे में बता रहा है, न जाने दो यानी रोको मत जाने दो, यानी उस व्यक्ति को रोक दो, मत जाने दो। फिर देखिए तीसरा है रोको मत जाने दो। देखिए कितना अर्थ चिन्हों का कितना प्रयोग कहाँ पे जाने के बाद देखिए कितना बदल गया। रोको दूसरे वाक्य में रोको के बाद है देखिए चिन्ह, यहाँ पर अर्थ कितना अलग हो जा रहा है। और तीसरे में देखिए रोको मत अर्थात उसको जाने दो, यहाँ पर जाने देने की बात हो रही है, व्यक्ति को जाने दो, रोको मत। अब देखिए इसके बारे में स्पष्ट देखिए उपर्युक्त उदाहरणों में पहले वाक्य में अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, जबकि दूसरे और तीसरे वाक्य में अर्थ तो स्पष्ट हो जाता है लेकिन एक दूसरे का उल्टा अर्थ मिलता है, यानी विपरीत अर्थ मिलता है। जबकि तीनों वाक्यों में वही शब्द है, एक ही शब्द आप देखिए कि तीनों में है। दूसरे वाक्य में रोको के बाद अल्प विराम लगाने से रोकने के लिए कहा गया है, जबकि तीसरे वाक्य में रोको मत के बाद अल्प विराम लगाने से किसी को नहीं रोक कर जाने के लिए कहा गया है। अब देखते हैं बच्चों विराम चिन्हों के नाम और विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के जो कुछ नाम हैं यहाँ पर देखिए, पहला है अल्प विराम, इसको अंग्रेजी में हम लोग कॉमा कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमा। आप देख रहे हैं कोष्ठक के अंदर एक कॉमा लगा हुआ है, तो ये अल्प विराम का चिन्ह है, ये हम उपयोग में लाते हैं। फिर दूसरा है बच्चों अर्ध विराम, इसको हिंदी में सेमी कॉलन कहते हैं। देखिए एक ऊपर बिंदी है कोष्ठक के अंदर और नीचे कॉमा का चिन्ह लगा हुआ है, तो बच्चों इसे हम क्या कहते हैं? अर्ध विराम। और तीसरा है पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, जिसको अंग्रेजी में आप कहते हो बात आपकी पूरी हो गई तो फुल स्टॉप, यानी एक पाई रहती है तो कोष्ठक में ये पाई दी गई है। तो बच्चों ये तीन जो है विराम चिन्ह हैं, और कुछ और विराम चिन्ह हैं उनको विस्मयादि बोधक चिन्ह, अर्थात आप इसमें देख रहे हैं कि एक पाई है कोष्ठक के अंदर और नीचे एक बिंदी है, तो ये किसका चिन्ह है? विस्मयादि बोधक चिन्ह है। पांचवा है प्रश्नवाचक चिन्ह। आप प्रश्नवाचक चिन्ह को देख रहे हैं कोष्ठक में, प्रश्नवाचक चिन्ह जो कि आप प्रश्न पूछने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ये चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है। छठवां है बच्चों कोष्ठक, जिसे हम इंग्लिश में ब्रैकेट कहते हैं बच्चों। ब्रैकेट जो है देखिए आप यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है कोष्ठक में, जब हम कोई बात अपनी लिखते हैं, किसी बात को कहते हैं तो उसे कई बार हम कोष्ठक में उसे उपयोग करते हैं, तो कोष्ठक का उपयोग, इसमें कोष्ठक जो है ये भी एक चिन्ह है। फिर उसके बाद है बच्चों आपको योजक चिन्ह। योजक चिन्ह आप देख रहे हैं कि एक जो सीधी सी पाई है कोष्ठक के अंदर, इसे ये क्या काम करती है? योजक चिन्ह जो है ये जोड़ने का काम करती है, तो एक योजक चिन्ह है। फिर है अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, जिसे अंग्रेजी में हम इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं दो कॉमा लगे हुए हैं, कभी कभी एक कॉमा लगा रहता है, तो इसे हम आगे विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। आगे है 9वां है लाघव चिन्ह। आप देख रहे हैं कोष्ठक के अंदर 0 बना हुआ है, 0 बना हुआ है, तो ये लाघव चिन्ह का जो है साइन है, चिन्ह है। फिर उसके बाद है आदेश चिन्ह। आदेश चिन्ह बच्चों देखिए साइन ऑफ फॉलोइंग यानी विवरण चिन्ह है। ये देखिए 2 बिंदी है, एक सीधी सी जो है रेखा है, तो वो आदेश चिन्ह या इसको विवरण चिन्ह भी कहा जाता है। फिर 11वां देखिए पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। ये देखिए इसका उपयोग जो है ये डबल आप देख रहे हैं नीचे कॉमा जैसा लगा हुआ है, तो ये बच्चों हम इसका उपयोग कब करते हैं? जब हम रिपीट करते हैं, जब जैसे कोई बात हमने कही और हम उसको वापस जो है लिखना चाहते हैं, उसे हम चाहते हैं कि इसको दोबारा ना लिखें, हम सेम टू सेम उतारते हैं, तो उससे वहाँ पर ये चिन्ह लगता है। फिर 12वां देखिए विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह, इसे हंस पद भी कहा जाता है बच्चों। जब हम कभी कोई बात लिखते समय अपनी भूल जाते हैं
तो उस समय ये चिन्ह वी आकार का बल लगा हुआ है, यही जो है चिन्ह लगाया जाता है। फिर देखिए बच्चों 13वां है निर्देशक चिन्ह, जिसे अंग्रेजी में आप डैश बोलते हैं। ये थोड़ा जो है योजक चिन्ह से बड़ा होता है, ये डैश होता है, इसको बोलते हैं डैश या आप कहते हैं निर्देशक चिन्ह। इस चिन्ह का उपयोग मैं बताऊंगी आपको कि निर्देश देने के लिए जब हम किसी बात को कहते हैं तो उस समय निर्देश देने के लिए ये चिन्ह का उपयोग करते हैं। किसी के द्वारा संवाद होता है, कोई लेखन लिखते हैं हम, किसी के द्वारा कोई कही गई कहा गया कोई वाक्य होता है, उसको हम निर्देश देने के लिए उसको स्पष्ट रूप से जो है वो समझ में आ जाए, इसके लिए इस निर्देशक चिन्ह का उपयोग हम करते हैं। तो बच्चों आपने पढ़ा कि कितने प्रकार के जो है ये विराम चिन्ह होते हैं। अब इनको हम अगले बार हम पढ़ेंगे तो इनके एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे, इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे एक एक को लेकर के। तो बच्चों आज जो है आप इन चिन्हों के बारे में जो है आप समझिए अच्छे से और इन चिन्हों का उपयोग कीजिए। देखिए आपको हमेशा इन चिन्हों की ज़रूरत कहीं न कहीं आपको पढ़ते लिखते समय ज़रूरत पड़ती ही है। तो इन चिन्हों का यदि आप सही रूप से उपयोग करेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी और ये आपको एक तैयारी आपकी हो जाएगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।